वेलकम टू द चैनल। आज मैंने दिन को थोड़ी देर के लिए अपना टिकटॉक शो किया था एंड आई डिड से टू यू कि जब भी मेरे पास टाइम मिला आई कम लाइव। तो मैंने सोचा कि अभी हम लोग 20-25 या 30 मिनट्स के लिए थोड़ा सा एक लाइव शो कर लेते हैं। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग इमिग्रेशन, आप एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन अपना सवाल लिख सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन दूँ जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो। इसके अलावा थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल। अगर आप चाहते हैं कि आई रिप्रेजेंट यू इन कोर्ट या आप चाहते हैं कि मैं आपको होम ऑफिस के सामने रिप्रेजेंट करूं, देन यू कैन गेट इन टच विद मी। आपको मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स बड़ा इजीली हमारी वेब पेज पे मिल जाएंगे। आज जो एक कॉमन थीम जब मैं दोपहर को शो कर रहा था वो आई थी कि कुछ लोगों को इशू है कि जी हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू में काफ़ी टाइम लग रहा है, और साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं कि अपार्ट फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू अगर हम लोगों ने कोई एप्लीकेशन डाली है तो हमारा बड़ा टाइम लग रहा है, विच इज़ वेरी कॉमन। हाय एवरीवन जो भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन राइट एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन। So we'll be coming back to the show. द बेस्ट थिंग यू कैन डू इज़ कि अगर आपके एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू में बड़ा टाइम लग रहा है या अगर आपने कोई इमिग्रेशन की एप्लीकेशन डाली और उसमें बहुत ज़्यादा आपको टाइम लग रहा है, द बेस्ट थिंग यू कैन डू इज़ कि आपको अपने MP से रब्ता करना चाहिए। आई कांट स्ट्रेस दैट इनफ। अगर आप रेगुलर मेरे शोज़ देखते हैं एंड आप रेगुलर देखते हैं कि मैं हमेशा एक ही बात आप लोगों को बोलता हूँ कि अगर आपके पास आपका MP है, इट्स वेरी इजी टू फाइंड आउट हु योर MP इज़। आप लॉग इन करें वेबसाइट के ऊपर, जस्ट से फाइंड माई MP एंड देन लॉग इन टू दैट वेबसाइट, तो आपको पता चल जाएगा। एंड देन सिंपली आस्क योर MP टू चेस दिस अप विद यू। किसी हमजा ने लिखा है, सर आई हैव कम टू दिस कंट्री व्हेन आई वाज 12 years, कैन अप्लाई फॉर सिटीजनशिप। हमजा, डिपेंड करता है कि व्हाट योर सर्कमस्टांसेस इज। सर्टनली एक इफ़ यू अंडर 18, येस और नो, पहली बात तो ये है। बिकॉज इफ़ यूर अंडर 18 तो आप नेशनैलिटी के लिए रजिस्ट्रेशन अप्लाई करते हैं सिटीजनशिप के लिए। अब रजिस्ट्रेशन में होम ऑफिस ने बोला हुआ है कि उसमें एक डिस्क्रिशनरी पावर है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की कि वो किसी को भी अंडर 18 जो है वो रजिस्टर कर सकते हैं एज ब्रिटिश सिटीजन, लेकिन उसमें बहुत मैटर करता है लॉट ऑफ फैक्टर्स जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट देखता है। तो मेरे पास इतनी आपके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है कि मैं आपको बोलूँ हाँ भाई अगर आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करोगे तो आपको नेशनैलिटी मिल जाएगी। अगर आप ओवर 18 हो तो फिर आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई नहीं करते नेशनैलिटी के लिए, यू गोइंग टू अप्लाई फॉर नेचुरलाइजेशन। और नेचुरलाइजेशन में होम ऑफिस इज लिटिल बिट मोर स्ट्रिक्ट, जिसमें वो कहते हैं कि पहले आपके पास इंडेफिनिट होना चाहिए। तो सडनली मेरे पास इतनी हमजा इन्फॉर्मेशन अभी नहीं है कि मैं आपको बोलूँ हाँ अगर आप नेशनैलिटी एप्लीकेशन अप्लाई करोगे, आप 12 years से इधर रह रहे हो तो आपको नेशनैलिटी मिल जाएगी। आई डू नॉट हैव इनफ इन्फॉर्मेशन, लेकिन ये ज़रूर जानने वाली बात है कि आर यू अंडर 18 या ओवर 18, बिकॉज एक रजिस्ट्रेशन है और एक नेचुरलाइजेशन है। थैंक यू एवरीवन जो हम लोगों को थोड़ा आज लेट ज्वाइन कर रहे हैं। जिस तरह मैंने आपको बोला कि मैं पूरी ट्राई करूंगा कि मैं कभी कभी लेट शो कर लिया करूं या मैं दिन को कर लिया करूं। इफ़ आई फ्योंसे वीज़ा रन आउट कैन आई गो टू यूरोप। देखिए अगर आप यहाँ फ्योंसे वीज़ा पे हैं और किसी वजह से वो रन आउट हो रहा है एंड यू गो इनटू यूरोप, तो एक बात का ख्याल रखें कि व्हेन यू कमिंग बैक इनटू दिस कंट्री, होम ऑफिस ये कहता है कि इफ़ यू आर सिटिंग इन अ कंट्री और वहाँ से आप अप्लाई कर रहे हो वीज़े के लिए, दे रादर वांट कि आपके पास वहाँ का रेजिडेंट परमिट है और यू आर अ नेशनल ऑफ दैट कंट्री। तो इस बात का ख्याल रखें कि इफ़ यू आर थिंकिंग ऑफ गोइंग टू यूरोप और आप ऑलरेडी वहाँ विजिट वीज़े पे जा रहे हैं, देन देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि जब आप वहाँ से या एंट्री क्लियरेंस के लिए दोबारा अप्लाई करेंगे होम ऑफिस में से कि आप अपनी होम कंट्री में जाओ अनलेस अनटिल यू हैव अ रेजिडेंट कार्ड। किसी ने अच्छा सवाल किया कि तारिक भाई आई हैव बीन ओवरस्टे इन यूके फॉर द लास्ट 14 years, एनी ग्राउंड आई कैन पुट माई एप्लीकेशन इन। देखें अगर आप मेरी वीडियोस फॉलो कर रहे हैं, देर इज़ अ ग्राउंड जो लेस दैन 20 years इस मुल्क में है। द ग्राउंड इज़ वेरी सिग्निफिकेंट ऑब्स्टिकल, लेकिन प्लीज़ 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 इट इज़ नॉट एन ईजी एप्लीकेशन। मोस्ट लोग जो वेरी सिग्निफिकेंट एप्लीकेशन डालते हैं ऑब्स्टिकल की, दे डू नॉट मीट द बार, बिकॉज उसकी जो बार है वो बड़ी हाई है। तो प्लीज़ अगर आपको लेस देन 20s हुए हैं इस मुल्क में एंड यू आर कंसिडरिंग ऑफ मेकिंग एन एप्लीकेशन ऑन द बेसिस ऑफ वेरी सिग्निफिकेंट ऑब्स्टिकल, तो मैंने उस पर एक वीडियो बनाई है, लेकिन इट्स अ वेरी वेरी टफ एप्लीकेशन।
अगेन ये बड़ी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस होती हैं, बड़ा सब्जेक्टिवली हर चीज़ को देखा जाता है विदाउट मी आस्किंग ऑल दोज क्वेश्चंस टू यू कि क्या आपके फैमिली सर्कमस्टांसेस हैं, व्हाट एज यू केम हियर, कौन से वीज़ों पे आप यहाँ रह चुके हो, एटलीस्ट फॉर द पीरियड जब आप यहाँ लीगल थे. इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू से कि आपका प्रॉस्पेक्ट क्या है सक्सेस का. लेकिन एंड ऑफ कोर्स कंट्री ऑफ ओरिजिन रिपोर्ट जो हमारी होती है होम ऑफिस की, वो बड़ा मैटर करती है लुकिंग एट योर सर्कमस्टांसेस. सो अगेन यस एप्लीकेशन डाल सकते हैं, लेकिन देखें मैं हमेशा लोगों को कहता हूं कि इट्स नॉट अबाउट जस्ट मेकिंग एन एप्लीकेशन. आपने ये भी देखना है कि उस एप्लीकेशन का मेरिट क्या है, तो वो फिर बातचीत करके होता है. बट सिंपल आंसर इज यस, यू कैन मेक एन एप्लीकेशन. स्टूडेंट वीज़ा एक्सपायर्ड इन अक्टूबर, कैन आई रिन्यू इट? देखिए वो डिपेंड करता है, बिकॉज देखिए ना स्टूडेंट के लिए एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है. अगर आप स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई कर रहे हो तो आपने ओवरस्टे नहीं किया, और अगर आपने ओवरस्टे किया है तो यू हैव नॉट ओवरस्टेड मोर देन 14 डेज. तो अगर आपका अक्टूबर में स्टूडेंट वीज़ा ख़त्म हो गया तो इट रियली डिपेंड्स कि आपने इस सारे पीरियड में क्या किया है. बिकॉज इफ़ यू हैव बिन ओवरस्टे इस सारे पीरियड के अंदर, तो फिर हाईली अनलाइकली है कि स्टूडेंट के लिए कोई भी यूनिवर्सिटी आपको एडमिशन देगी. दे वुड रिक्वायर फॉर यू टू गो बैक टू योर होम कंट्री और आप वापस आओ, बिकॉज यू नो कि स्टूडेंट वीज़े के लिए डू नीड अ कैश. अगर आपका स्टूडेंट वीज़ा ख़त्म हो रहा था और आपने FLR-FP डाली एंड राइट नाउ आप उस अपील प्रोसेस में हो, देन ऑफ कोर्स यू कैन स्विच बैक इनटू अ स्टूडेंट वीज़ा. लेकिन अगेन डिपेंड करता है कि कोई यूनिवर्सिटी आपको कैश दे, बिकॉज सर्टेन यूनिवर्सिटीज़ ये करती हैं कि अगर उनका व्यू ये है कि अगर आपके पास प्रॉपर वीज़ा नहीं है और आप ये अपीलों में चल रहे हैं या आपने कोई ह्यूमन राइट एप्लीकेशन डाली हुई है, तो सर्टेन यूनिवर्सिटीज़ टर्न अराउंड एंड से हम आपको कैश नहीं देंगे, प्लीज़ गो बैक टू योर होम कंट्री एंड देन यू कैन कम बैक. तो बड़ा डिपेंड करता है कि कोई आपको कैश दे रहा है या नहीं दे रहा. किसी ने बोला कि 10-year रूट पे आजकल एक्सटेंशन पे क्या टाइम लग रहा है, तो मैंने उस पर एक वीडियो भी बनाई थी. होम ऑफिस ने 12 months बोले हुए. इफ़ यू आर लकी जल्दी हो जाएगा, अदरवाइज प्लीज़ आप अपना ध्यान रखें कि इट वुड बी 10 to 12 months तो लग रहे हैं. इफ़ यू गेट इट अर्ली दैट्स एक्सलेंट. किसी ने बोला EU फैमिली परमिट का वेट टाइम क्या है, वो अनफॉर्चुनेटली थोड़ा ज़्यादा है, बिकॉज फॉर सम रीज़न एक ज़माने में EU एप्लीकेशंस बड़ा जल्दी हो रही थी, बट अब देखने में आया कि होम ऑफिस EU एप्लीकेशंस में भी टाइम ले रहा है. आई थिंक इट्स जस्ट बिकॉज होम ऑफिस ने जो नई पॉलिसी निकाली है कि हम ऑटोमेटिकली जिनके 5 साल आ गए उनको इंडेफिनिट देंगे या हम उनसे इंक्वायरीज रेज करेंगे, तो आई थिंक उनका थोड़ा मुझे लग रहा है एडमिनिस्ट्रेटिव काम उस तरफ भी बढ़ गया है. तो इसलिए आजकल EU की थोड़ी सी EU एप्लीकेशंस में थोड़ा सा टाइम लग रहा है. यू जस्ट हैव टू बी पेशेंट. देखिए मैं एक बात हर एक से रिक्वेस्ट करता हूँ, यू नीड पेशेंस टू डील विद द होम ऑफिस. और अगर किसी वजह से आपको बहुत ज़्यादा जो टाइम आपका लग रहा है, यू आर नॉट सेटिस्फाइड, तो उसके 2 ही तरीके. मैंने उस पर वीडियो भी बनाई थी. जो पुरानी वीडियोज़ को इग्नोर कर दें क्योंकि उसमें मैंने ईमेल्स का जिक्र किया था, वो अब ईमेल्स बंद हो गई हैं. बेस्ट ये कि आप अपने MP से रब्ता करें, ask your MP to get involved. और अगर किसी वजह से, और ईमेल ही करें MP को, और अगर MP इन्वॉल्व नहीं हो सकता देन ऑफ कोर्स आप होम ऑफिस के खिलाफ कंप्लेन भी रेज कर सकते हैं. किसी ने पूछा है कि एब्सेंस की कैन एब्सेंस कंसिडर एन एक्सटेंशन और इंडेफिनिट ओनली ऑन स्पाउस वीज़ा. I do not know what you mean by this M3HDI. Maybe I missed it. बेस्ट चीज़ ये है कि आई थिंक मैंने अपेंडिक्स पे, अगर मैंने उसके ऊपर एक वीडियो नहीं बनाई, नेक्स्ट थिंग आई एम गोना मेक दिस वीडियो, बिकॉज अभी मैंने कुछ वीडियोस नेशनैलिटी के ऊपर बनाई है. आई थिंक आई मेड वन वीडियो ऑन फाइनेंशियल साउंडनेस, एक वीडियो मैंने बनाई है क्रिमिनलिटी के ऊपर, और एक वीडियो मैंने एक और टॉपिक के ऊपर बनाई है व्हेन इट कम्स टू हाँ फिक्स पेनल्टी नोटिस के ऊपर व्हेन इट कम्स टू नेशनैलिटी एप्लीकेशंस. बिकॉज मुझे लोग बहुत ज़्यादा बोल रहे थे कि तारिक भाई अगर मेरा फिक्स पेनल्टी नोटिस है तो हाउ विल इट डू. आई एम गोना मेक अ वीडियो ऑन ये जो, क्योंकि अभी रिसेंटली भी किसी से मेरी बात हो रही थी कि ये जो गैप्स आते हैं आपके पीरियड्स में व्हेन यू गो अब्रॉड, मैं उसकी अलग से एक वीडियो बना लूँगा ताकि आपको ये पता चल जाए कि कितना अर्सा आपको मुल्क से बाहर रहना चाहिए, कितना अर्सा यू वांट टू स्टे इन. एक बात किसी ने अगेन बोला है, हाउ लॉन्ग टेक फैमिली इन प्राइवेट लाइफ वीज़ा, नो नेम इस वक्त इट्स टेकिंग 12 months. मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाई है, बट कीप इन माइंड 12 months अगर पहले हो जाता है तो एक्सलेंट. प्लीज़ अगर आप इंग्लिश में लिखो, आई विल बी
ग्रेटफुल, मुझे ज़रा पढ़ने में आसानी होगी। थैंक यू सो मच TJXMB। अगेन मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड आई होप जो मैं कंटेंट तैयार करता हूँ चैनल में, यू अप्रिशिएट दैट। आप सारों के अपने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, अगर आप उसमें हमारी वीडियोज़ को एडवर्टाइज़ करें, हमारी सर्विसेज को एडवर्टाइज़ करें, आई विल बी ग्रेटफुल। किसी ने लिखा आई गॉट फैमिली वीज़ा इन 7 days। एक्सलेंट। बिल्कुल, कभी कभी वो कहते हैं ना, मैं एक बड़ी मज़े की बात कभी कभी अपने बच्चों को भी बोलता हूँ कि इवन अ ब्रोकन क्लॉक इज़ ट्वाइस राइट इन अ डे। तो कभी कभी अगर होम ऑफिस कोई जल्दी डिसीजन दे दे, दैट्स एक्सीलेंट, लेकिन हम लोग हमेशा इसलिए बोलते हैं कि नॉर्मल टाइम्स दें, कि अगर किसी का जल्दी आ जाए एक्सीलेंट, लेकिन एटलीस्ट एक एक्सपेक्टेशन आपकी रियलिस्टिक हो कि होम ऑफिस कितना टाइम ले रहा है। आई अप्लाई मेडिकल ग्राउंड्स एंड ह्यूमन राइट्स, आई लिव इन UK 14 years। देखें, ये जो मेडिकल ग्राउंड्स में एप्लीकेशन लोग डालते हैं ना, उसमें जो मैंने रिफ्यूज़ल्स देखे, मैं आपको उनकी लॉजिक पहले बता देता हूँ। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आई एम वेरी शॉक कि लोग जब मेडिकल ग्राउंड्स में एप्लीकेशंस डालते हैं, उनको पता नहीं होता कि एप्लीकेशंस का बार क्या है। तो मेडिकल ग्राउंड्स में जब एप्लीकेशन डालते हैं होम ऑफिस में, वो दो तरह की एप्लीकेशन होती हैं। जो एक एप्लीकेशन होती है मेडिकल ग्राउंड में, वो आर्टिकल 3 की होती है। वो फ्री एप्लीकेशन भी है, और काफ़ी लोग इसलिए डाल देते हैं बिकॉज वो देखते हैं कि वो एप्लीकेशन फ्री है, बट दे डोंट रियलाइज कि आर्टिकल 3 का थ्रेशोल्ड कितना हाई है। एंड आई डू नॉट होप किसी को भी दिल से कि आपको आर्टिकल 3 की एप्लीकेशन डालनी पड़े। इन अदर वर्ड्स, आर्टिकल 3 की एप्लीकेशन ये मेडिकल ग्राउंड्स के ऊपर कि आपकी कोई ऐसी कंडीशन है कि जो अभी आपको ट्रीटमेंट मिल रही है, अगर वो रुक गई तो आपकी इमिनेंट है डेथ, यानी कि इतना स्ट्रॉन्ग थ्रेशोल्ड है आर्टिकल 3 का। तो पहले तो जो मेडिकल ग्राउंड की एप्लीकेशन होती है वो आर्टिकल 3 की होती है, ना आई होप दिल से कि किसी को कोई ऐसी जानलेवा बीमारी ना हो। जो सेकंड मेडिकल ग्राउंड की एप्लीकेशन होती है, वो बड़ी कॉमन होती है। वो ये होती है कि जी दे वुड बी वेरी सिग्निफिकेंट ऑब्स्टिकल, क्योंकि मेरी यह मेडिकल ट्रीटमेंट चल रही है और मैं अपनी मेडिकल ट्रीटमेंट को अफोर्ड नहीं कर सकता अपनी होम कंट्री में, और क्योंकि मैं उसको अफोर्ड नहीं कर सकता अपनी होम कंट्री में, अगर मैं वो मेडिकल ट्रीटमेंट हासिल नहीं करूँगा तो मेरी क्वालिटी ऑफ लाइफ बड़ी डिटेरिएट हो जाएगी। अब उसमें लोग क्या गलती करते हैं, जो मैंने देखा है, मैं से वही बात कर सकता हूँ कि मैंने क्यों उसमें इतने ज़्यादा रिफ्यूज़ल देखे हैं, कि एक तो आप उस अपनी डायग्नोसिस प्रॉपर नहीं बताते, प्रोग्नोसिस नहीं बताते, और जो आपका केयर प्लान है वो नहीं बताते। और अगर केयर प्लान और अपनी डायग्नोसिस प्रोग्नोसिस वो सब कुछ बता भी देते हैं, तो आप ये नहीं बताते कि आपकी होम कंट्री में वो ट्रीटमेंट अवेलेबल है, उसका अल्टरनेटिव अवेलेबल है, उसकी अफोर्डेबिलिटी है, यानी कि आपको कॉस्ट एनालिसिस देना है अपनी होम कंट्री से, कि अगर ये ट्रीटमेंट आप अपनी होम कंट्री में हासिल कर रहे होते तो उसकी कॉस्ट क्या है। एट द सेम टाइम इस बात का ख्याल रखना होता है कि क्या आपकी जो स्टेट है, क्या वो फ्री आपको इस टाइप की मेडिकल फैसिलिटीज़ दे रही है या नहीं। और एक बड़ी कॉमन थीम मैं लोगों से देखता हूँ कि जब मुझे आके वो बोलते हैं, नहीं नहीं तारिक भाई, हमारी कंट्री में तो ये चीज़ें नहीं हैं, बट व्हेन आई गो ऑन द वेब पेज, उधर ये चीज़ें अवेलेबल होती हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक प्रैक्टिकल व्यू लें, बिकॉज होम ऑफिस भी ये करता है कि वेब पेज के ऊपर जाके उन चीज़ों को देखता है। और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो होम ऑफिस की कंट्री ऑफ ऑरिजिन रिपोर्ट है आपकी कंट्री के ऊपर, उसको जाके देखें कि उसमें मेडिकल फैसिलिटीज़ के बारे में आपकी कंट्री में क्या बोला गया है ना। ये बात याद रखें कि जो कंट्री ऑफ ओरिजिन रिपोर्ट में है, ज़्यादातर जजेस भी उसको एक्सेप्ट करेंगे अनलेस आप कोई एक्सपर्ट ओपिनियन लेके आएँ। तो प्लीज़ इन बातों का ख्याल रखें। और मेडिकल ग्राउंड जो ज़्यादातर रिफ्यूज़ होते हैं, वो लैक ऑफ, आप समझ लें, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की वजह से रिफ्यूज़ होते हैं, या लोगों को समझ नहीं आती कि आर्टिकल 3 बोल रहे होते हैं, आर्टिकल 3 का उनका केस नहीं है, वेरी सिग्निफिकेंट ऑब्स्टिकल की बात कर रहे होते हैं, और वो भी उनका केस नहीं होता बिकॉज उन्होंने इनएडिक्वेट एविडेंस दिया होता है। तो बस इस बात का ख्याल रखें। Do we have to mention about the absence when applied for extension of spouse visa? बिल्कुल आपको absences का जिक्र करना होता है, बिकॉज एप्लीकेशन के अंदर वो आपसे पूछते हैं कि हैव यू बिन एब्सेंट फॉर मोर देन 2 weeks, और जितने भी आपके इन एंड आउट एब्सेंसेस हैं आपको एप्लीकेशन पे लिखने पड़ते हैं। तो ऑफ कोर्स आपको उनकी साथ एक्सप्लेनेशन देनी होती है। और अगर कोई ऐसी एब्सेंस है जिससे आपका कंटिन्यूस रेजिडेंस ब्रेकअप हो गया, देन ऑफ कोर्स आपको उसकी फर्दर करनी चाहिए। कैन आई विजिट वीज़ा अप्लाई फॉर माई नीस एफ खान UK लिखते हैं। बिल्कुल आप विजिट वीज़ा किसी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, बस एक बात का ख्याल रखें, जो एप्लीकेंट है
उनका जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है वो बहुत क्रूशल है, वो बहुत मैटर करता है, बिकॉज होम ऑफिस ये चाहता है कि वो एप्लीकेंट ये बताए कि वो यहाँ आके दे विल गो बैक। तो जब आप अपने पेरेंट्स के लिए अप्लाई करते हैं तो चलो यू कैन टर्न ऑन से कि जी मैं अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करूँगा, आई एम गोइंग टू प्रोवाइड देम द अकोमोडेशन एंड मेंटेनेंस। लेकिन अगर आप अपने भाई बहन को बुला रहे हैं, नीस नेफ्यू को बुला रहे हैं, फिर अंडरस्टैंडिंग ये होती है कि दे आर उनके पेरेंट्स आर सो फाइनेंशियली स्ट्रांग कि वो उनको प्रोवाइड करें मेंटेनेंस या कॉस्ट ऑफ कमिंग हियर एंड यू आर जस्ट प्रोवाइडिंग अकोमोडेशन। तो ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं, इस बात का ख्याल रखें। किसी ने बोला है कि कोर्ट के अंदर मैंने गलती से मिस्टर की बजाय मिसेस आ गया, तो वो देखें कोई इतना इशू नहीं, कुछ आपको भी पता है कि अगर कोई थोड़ा सा स्पेलिंग का भी मिस्टेक हो तो एप्लीकेशन आगे नहीं जाती। या तो आप नई एप्लीकेशन कोर्ट के लिए डालें, या आप ये कर सकते हैं कि जो कोर्ट में आपने मिस्टर मिसेस की गलती की है उसी तरीके से अपना फॉर्म भरें और एडिशनल नोट्स में होम ऑफिस को बता दें कि हमने टाइटल को इसलिए चेंज नहीं किया बिकॉज हमारा वरना कोड यूज़ नहीं हो रहा था, लेकिन जब आप वीज़ा इशू करते हैं प्लीज़ आप इस चीज़ को ओवरलुक कर दें बिकॉज इट इज़ नॉट वन ऑफ द मैंडेटरी रिक्वायरमेंट कि आपने टाइटल में गलत लिख दिया। वो आप कवरिंग लेटर में उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं अगर आप नहीं चाहते कि आप दोबारा से एप्लीकेशन डालें फॉर फी वेवर। Oh, sorry, बड़े तेज थे सारे को सर है। A partner has received a visa, however, visa start is long, can we change to sooner? अगर आपको प्रॉब्लम है टाइम के अंदर तो देयर टू ऑप्शंस। अगर आप लगते हैं कि होम ऑफिस ने आपको गलत पीरियड के लिए वीज़ा दे दिया है तो पहले तो आप ट्राई करें इमीडिएटली। होम ऑफिस का एक ऑप्शन है ऑनलाइन, व्हाट इज़ रॉन्ग विद माय बीआरपी पहले था, आई डोंट नो अब वो वेबसाइट ओपन है या नहीं, वरना होम ऑफिस कहता है कि यू हैव टू अप्लाई एन एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू जहाँ आपको ये शक है कि जो ड्यूरेशन ऑफ द वीज़ा है वो गलत है। तो पहले हम ये करते थे कि बिफोर अप्लाइंग फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू होम ऑफिस ने एक लिंक दिया हुआ था बीआरपी, जिस ज़माने में इशू होता था कि इफ़ यू थिंक देयर समथिंग रॉन्ग विद योर बीआरपी कार्ड हमें फ्री ऑफ चार्ज बता दें। तो फ्यू टाइम्स अब डन दैट, होम ऑफिस ने उसको ठीक किया है। अब क्योंकि अब आपको पता है ई वीज़ा आ गए हैं तो मुझे अभी पता नहीं कि वो लिंक अवेलेबल है या नहीं, यू हैव टू गेट इन टच विद मी, आई कैन चेक दैट आउट। अदरवाइज अगर आपको लगता है कि आपका पीरियड में इशू है वीज़े के, देन यू डू एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू। किसी ने बोला कि गलती से उन्होंने एप्लीकेशन में डेट्स ट्रैवल की गलत डाल दी हैं, तो देखिए उसका हल ये है कि अगर आप डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं तो वहाँ पे कवरिंग लेटर में एक्सप्लेन कर दें होम ऑफिस को कि ये हमसे एरर हो गया एप्लीकेशन के अंदर, हमने ये डेट्स देनी थी, हमने गलती से गलत डेट्स दे दी हैं। किसी ने बोला व्हाट हैपन्स अगर कोई यहाँ 5 साल से रह रहा है बट बिफोर उनके 5 साल पूरे उनकी वाइफ ने उनको डिवोर्स दे दिया, देन ऑफ कोर्स ये बात बड़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप अपेंडिक्स एफएम पे हैं और आपकी स्पाउस ब्रिटिश या इनडेफिनेट या उस तरह, बिकॉज सारी बात है अगर आप ईयू सेटलमेंट स्कीम के अंदर हैं तो रिटेन राइट ऑफ रेजिडेंस आप पे अप्लाई हो सकता है। लेकिन इमिग्रेशन कवानीन में इफ यू मैरिड टू ब्रिटिश सिटीजन इनडेफिनेट, और अब जो नए कवानीन में अपेंडिक्स एफएम में ही आ गई यू सिटीजन्स में, तो इसमें रिटेन राइट ऑफ रेजिडेंस नहीं है। उसमें फिर यही है कि खुदा न खास्ता इफ़ यू विक्टिम ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑफ कोर्स आई मेड अ वीडियो ऑन डोमेस्टिक वायलेंस, तो प्लीज़ आप उसको देखें, मेक श्योर कि जो मैंने आपको पॉलिसी के ग्रिड बताया एविडेंस का, यू फॉल इनटू दैट अगर आप डोमेस्टिक वायलेंस अप्लाई कर रहे हैं। बट इफ़ यू आर नॉट अ विक्टिम ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस देन अनफॉर्चुनेटली अनलेस आपके बच्चे हैं देन यू कैन मेक एन एप्लीकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्टैक्ट विद योर चिल्ड्रन। Otherwise, it's a tricky situation because फिर आपको switch करना पड़ेगा into student visa, skilled worker visa और any other visa जो आपको लगता है कि आपके लिए suitable है। Because obviously domestic violence के अलावा there is very little option unless आपके बच्चे हैं for somebody who's married to a British citizen या indefinite के साथ। सॉरी बड़े तेज तेज आज गुजर रहा है सारा कुछ। माई अपॉलॉजीज गाइज, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू रीड। आई थिंक थोड़ा शाम हो गया, आई एम वेरी टायर्ड, आई हैड अ बिजी डे टुडे, और आपको पता है मैंने दोपहर को भी शो किया, तो आई थिंक आई एम पिकिंग थिंग्स अप स्लो क्योंकि नॉर्मली आई एम वेरी फास्ट विद दिस। आई एम गेटिंग यूज्ड टू दिस टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज पहले मैं शोज़ कर रहा था अपने लैपटॉप पे तो इट्स वॉज मच ईजियर। अब मैं ज़रा फ़ोन पे कर रहा हूँ, इट्स सो कन्वीनियंट टू जस्ट सेट इट अप एंड स्टार्ट डूइंग इट, तो मैंने कहा मैं इस तरह ही किया करूँगा। तो यू जस्ट हैव टू बेयर विद मी, यू नो आई एम स्लो लिटिल बिट। मेरे बच्चे ऑलरेडी मेरा मजाक उड़ाते हैं, डैड यू गेटिंग ओल्ड, सो अब वो वाली बात नहीं रही, सो यू जस्ट हैव टू बी पेशेंट विद मी। बड़ा तेज तेज सब कुछ गुजरा, बट आई एम ट्राइंग टू बेस्ट। किसी ने विकी ने बोला कि 18,600 फ्रीज, आई डोंट नो व्हाट यू मीन
विकी देयर इज नो सच थिंग, अगर पुरानी एप्लीकेशन आपकी स्पाउस वीज़े पे स्टिल 18,600 या जो भी रिक्वायरमेंट है, बट अगर आप नए कवानीन में आए हैं इट्स 29,000. सो कोई फ्रीज नहीं है, जस्ट गॉन टू 29,000 अनलेस आप पुराने कवानीन में ओल्ड रूल्स में देन इट्स स्टिल 18,600. So, spouse application, financial department dependent made a mistake on this surname. अगर आपने application already जमा कर दी, उसमें changes नहीं हो सकती. अगर आपने pay नहीं किया, of course the option is you can withdraw it and then make a new application. But if it seems it's too much of a hassle, तो आप covering letter में home office को explain कर दें कि look at the passport as well. ये उनका नाम है, ये उनकी details हैं. हम लोगों ने एरर के अंदर गलत सरनेम लिख लिया एंड प्लीज़ आप इसको करेक्ट कर लें. किसी ने अभी लिखा है कि 20 आवर्स कैन आई वर्क इन एक्स्ट्रा फील्ड. देखें, मैं जो पॉलिसी में चेंजेस आई हैं होम ऑफिस की स्किल वर्कर के ऊपर, उसमें होम ऑफिस ने ये बोला हुआ है कि आप बिल्कुल 20 आवर्स कर सकते हैं, बट आपको जिन बातों का ख्याल रखना है उसमें नंबर 1 ये है कि वो जो 20 आवर आप काम कर रहे हो इट इज़ आउटसाइड योर नॉर्मल कॉस्ट वर्किंग आवर्स. तो अगर आप मंडे टू फ्राइडे 38, 39, 40 आवर्स काम कर रहे हो कॉस्ट के, तो वो जो 20 आवर्स आप कर रहे हो मस्ट बी आउटसाइड ऑफ दीज वर्किंग आवर्स. सेकंड, प्लीज़ आप टेबल 1, 2, 3 देख लो, और टेबल 1, 2, 3 में जो जॉब टाइटल्स हैं, अगर आपको जॉब उन जॉब टाइटल्स की मिल रही है देन यू कैन डू इट, अदरवाइज नहीं. तो प्लीज़ इन बातों का ख्याल रखें. लोग मैं उनसे बात कर रहा हूँ तो मुझसे कहते हैं बस ये हमें 20 आवर की जॉब मिल गया. आई डू गो बैक एंड से टू देम कि प्लीज़ टेबल 1, 2, 3 में से देखें एंड मेक श्योर कि जो जॉब टाइटल्स टेबल 1, 2, 3 के अंदर लिखे हुए हैं यू आर गेटिंग अ जॉब वन ऑफ दोज टाइटल्स. बस उस बात का ख्याल रखें प्लीज़. अगर आप प्लीज़ यहाँ इंग्लिश में लिखें आई विल बी ग्रेटफुल. किसी ने ये बोला है सम इन्फो फॉर विजिटर वीज़ा फॉर पेरेंट्स. देखें, पेरेंट्स के लिए आई डोंट नो व्हाट टू से. मैं यही बोलूँगा कि जितना ज़्यादा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है वो साथ लगाएं, एविडेंस प्रूफ दें कि पेरेंट्स विल गो बैक. और उसके बावजूद मुझे लोग बोलते हैं कि तारिक भाई वी हैव प्रोवाइडेड एवरीथिंग, लेकिन होम ऑफिस ने फिर भी रिफ्यूज़ कर दिया. तो विजिट वीज़े की मैं आपको एक कॉमन थीम बताऊं कि कभी कभी होता है कि जो आपने डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं होम ऑफिस ने उन सारों को प्रॉपर तरीके से एड्रेस करके जवाब नहीं दिया, तो वो मेरी नज़र में एरर ऑफ लॉ है. सो होम ऑफिस इज़ अर्ड इन देयर डिसीजन. तो उस सूरत में आपके पास एक अच्छा ग्राउंड बनता है कि आप प्री एक्शन प्रोटोकॉल कर सकते हैं. और प्री एक्शन प्रोटोकॉल में अगर होम ऑफिस बोलता है कि हम रिकन्सिडर करेंगे देन देयर इज़ अ ऑप्शन दैट दे वुड रिकन्सिडर योर एप्लीकेशन. तो विजिट वीज़े पे ख़ास तौर पे इस बात का ख्याल रखें कि डू लाइक मुझे काफ़ी लोग कांटेक्ट करते हैं विजिट वीज़ा रिफ्यूज़ल के बाद, तो मैं उनको ये बताता हूँ कि आइदर हम प्री एक्शन प्रोटोकॉल करेंगे या यू मेक अ न्यू एप्लीकेशन विद ऑल जो डेफिशिएंसीज होम ऑफिस ने आपकी करंट एप्लीकेशन में बताई आप उनको फुलफिल करके नई एप्लीकेशन डालो. और अगर फिर भी होम ऑफिस रिफ्यूज़ करता है देन ऑफ कोर्स प्री एक्शन प्रोटोकॉल इज़ एन ऑप्शन. और अगर प्री एक्शन प्रोटोकॉल आपका अनसक्सेसफुल होता है जुडिशियल रिव्यू इज़ एन ऑप्शन. एक लोग मुझे अक्सर मुड़ के कहते हैं तारिक भाई हमें तो लगता था कि विजिट वीज़े पे अपील्स नहीं होती. ये अपील नहीं है, इट्स इनहेरेंट प्रोसीजर जो आपके लिए जिसको हम प्री एक्शन प्रोटोकॉल कहते हैं. अगर आपको राइट ऑफ अपील नहीं मिला तो आप बिल्कुल जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं होम ऑफिस के ख़िलाफ़. और जुडिशियल रिव्यू का जो पहला स्टेप होता है वो प्री एक्शन प्रोटोकॉल होता है. और कभी कभी होता है कि प्री एक्शन प्रोटोकॉल पे भी होम ऑफिस अपने डिसीजन को विड्रॉ कर लेता है और आपको रिकन्सिडर करता है आपकी एप्लीकेशन को. किसी ने लिखा है कि मैंने अभी 3 months पहले डोमेस्टिक वायलेंस पे अप्लाई किया था, हाउ लॉन्ग विल इट टेक. अनफॉर्चुनेटली आजकल डोमेस्टिक वायलेंस के एप्लीकेशंस में टाइम लग रहा है. 8-9 months इज़ वेरी कॉमन, तो इसका आप ख्याल रखें. किसी ने बोला कि मेरा कोड क्या था एंड आई एम एज 21, कैन आई गो ऑन द लोअर वन. देखिए मुझे इसका ज़बानी कोड याद नहीं है, लेकिन ये बिल्कुल बात दुरुस्त है कि इफ़ यू आर फॉर एग्जांपल ग्रेजुएट वीज़े पे यू आर अंडर 26, आप न्यू एंट्रेंट रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर सकते हो जिसमें कोड की जो वैल्यू है वो लेयर. एक बात का ख्याल रखना कि अगर आपका कोड ऑलरेडी हायर है तो फिर आपको हायर सैलरी देनी है. लेकिन ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि अगर आप न्यू एंट्रेंट हो तो आपका जो सैलरी थ्रेशोल्ड है वो 38,700 से नीचे चला जाता है. लेकिन प्लीज़ एक बात का ख्याल रखना कि जो न्यू एंट्रेंट हैं वो मैक्सिमम 4 years के लिए अपना वीज़ा ले सकते हैं. प्लीज़ डू नॉट थिंक कि न्यू एंट्रेंट पूरे 5 साल के लिए स्किल वर्कर ले सकता है. वो मैक्सिमम 4 year के लिए रहते हैं और फिर लास्ट ईयर उनको नॉर्मल लोगों के साथ जुड़ जाना पड़ता है.
What requirements to bring someone here from Pakistan? I'm on benefits. देखिए जी, वो तो डिपेंड करता है कि आप किस लिए बुला रहे हैं। विजिट पे बुला रहे हैं तो फिर उनके अपने डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। बट एक चीज़ बड़ी कॉमन है जो मुझसे लोग पूछते हैं, तो मैं ज़रा उसको भी एड्रेस कर देता हूँ। वो है कि जी हम केरियर के लिए किसी को बुलाना चाहते हैं। तो मैं पहले आपको ये बात बता दूं कि इफ़ यू आर सीरियसली थिंकिंग कि हम किसी को केरियर के लिए इधर बुलाना चाहते हैं, पहले आपने यहाँ लोकल काउंसिल से सपोर्ट हासिल करनी है। और अगर लोकल काउंसिल या जो जो नर्स आपको प्रोवाइड करके देते हैं, जो सोशल हेल्थ के वर्कर आपको वो प्रोवाइड करके देते हैं, अगर वो लिख के दे कि भाई जो आपकी नीड्स हैं डेली बेसिस पे वो सोशल सर्विस वाले फुलफिल नहीं कर सकते, यू रिक्वायर अ मोर, आप समझ लें, इंटेंस हेल्प, तो फिर देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आप अपने केरियर के लिए किसी को बाहर से बुला सकते हैं। लेकिन एक बात का ख्याल रखें कि वो फिर आपको काउंसिल की रिपोर्ट चाहिए, और वो भी देखना पड़ेगा कि उस रिपोर्ट में वो क्या क्या लिखते हैं। अगर आप खुद ही डिक्लाइन करें कि जी मुझे सर्विस नहीं चाहिए, तो वो बात डिफरेंट है। लेकिन अगर वो आप समझ लें कि प्रॉपर असेसमेंट के बाद उन्होंने बोला है कि जी हम आपकी केयर उस लेवल पे नहीं कर सकते, देन यू हैव एन आर्ग्यूबल ग्राउंड कि जी मुझे केरियर को यहाँ मेरे आने दिया जाए। किसी ने बोला हाउ मेनी डेज एब्सेंट इन द यूके। जिस तरह मैंने अभी आपको बोला कि आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर दैट, बिकॉज उसमें इट्स नॉट दैट सिंपल, क्योंकि उसमें डिफरेंट डेज हैं इफ़ यू आर अप्लाइंग स्पाउस पे एंड इफ़ यू आर अप्लाइंग ऑन अ 10-year रूट। तो मैं ये करूँगा कि मैं पेंडिक्स, कंटिन्यूस रेजिडेंस के ऊपर एंड एब्सेंस के ऊपर एक अलग से आपके लिए वीडियो बना लूँगा। दैट विल बी मच ईजियर फॉर यू। इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता मैं आपको कोई गलत इन्फॉर्मेशन दे दूँ। तो अगर आप स्पेसिफिकली कुछ पूछना चाहते हैं, देन गेट इन टच विद मी एंड आई कैन आंसर दैट फॉर यू। अदरवाइज अगर आप माइंड ना करो तो आप जस्ट बेयर विद मी, मैं उस पर वीडियो बना लूँगा। मैं बार बार ऊपर इसलिए देख रहा हूँ कि मैंने एक टाइम रखा था कि जिसके अंदर मैं आज एक छोटा सा शो कर लूँगा। तो आई एम गोना ट्राई माई बेस्ट कि मैं अबाउट 10 o'clock तक इसको रैप अप कर लूँ, बिकॉज आई गॉट अ डे टुमारो एज वेल। लेकिन मैं बिल्कुल आप लोगों के लिए ट्राई करूँगा कि मैं जितना ज़्यादा आपके लिए शो कर सकूं मैं कर लूं। उसके अलावा बस एक दो बातों का ख्याल रखें जो मेरी हमेशा आपसे रिक्वेस्ट होती है कि सोशल मीडिया पे चैनल्स को सब्सक्राइब करें। मैं पूरी ट्राई करूंगा कि मैं टिकटॉक और यूट्यूब बाकी जगहों पे भी ये करूं। एंड ऑफ कोर्स इफ़ यू वांट कि मैं आपको रिप्रेजेंट करूं कोर्ट में या आपको होम ऑफिस के साथ रिप्रेजेंट करूं, देन जस्ट गेट इन टच विद मी। मेरी डिटेल्स आर वेरी इजी टू फाइंड। लेकिन अभी मैं इधर ही हूँ, लाइक आई सेड कि आई विल डू अनदर 10 minutes और फिर मैं आपसे खुदाफिज बोलूँगा। किसी ने बोला मैं केस इज विड्रॉन इन 6 months, स्टिल हैवंट गॉट एनी रिजल्ट्स। देखिए बेहतर ये है कि गेट इन टच विद योर MP, फाइंड माई MP, गूगल सर्च करें, वेबसाइट खुल जाएगी, पुट योर अपने एड्रेस डालो एंड यू फाइंड द डिटेल्स ऑफ योर MP एंड गेट इन टच विद योर MP through email, and then you will find out. If child comes as dependent visa and lives in UK for 7 years, dad is British. So obviously बच्चा is not born British, otherwise तो बच्चा हो जाता। तो देखें जो 7 year है, अगर बच्चा यहाँ पैदा हुआ है तो फिर इंडेफिनेट अप्लाई कर सकता है। लेकिन अगर बच्चा यहाँ पैदा नहीं हुआ एंड लिव्ड हियर फॉर 7 years, देन अगर बाकी कोई रजिस्ट्रेशन उस पर अप्लाई नहीं हो रही, देन ऑफ कोर्स यू आर अप्लाइंग फॉर डिस्क्रेशनरी बेसिस के ऊपर। डिस्क्रेशनरी बेसिस पे बाकी और फैक्टर्स भी देखे जाते हैं कि मदर का भी क्या स्टेटस है। बट डेफिनेटली देर इज़ इन आर्ग्यूबल केस टू बी मेड। अगर बाप ब्रिटिश है और देखा जाएगा उसके बहन भाइयों के पास क्या स्टेटस है, माँ के पास वेरी इंपॉर्टेंटली क्या स्टेटस है कि जी बच्चे की रजिस्ट्रेशन अप्लाई की जाए, वो जिसको हम कहते हैं डिस्क्रेशनरी बेसिस के ऊपर। लेकिन उस पर एक बात का ख्याल रखें, यू हैव टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड कि अगर होम ऑफिस उसको रिफ्यूज़ करता है, देन चैलेंज करने के ग्राउंड्स बड़े कम है, बिकॉज ऑफ कोर्स आप ऑलरेडी डिस्क्रेशन पे अप्लाई कर रहे हैं। मीनिंग आप होम ऑफिस से कह रहे हैं कि इट इज़ एट योर डिस्क्रेशन कि आप मेरे बच्चे को nationality दे। किसी ने पूछा है कि क्या असाइलम सीकर स्किल वर्कर पे स्विच कर सकता है। देखिए अगर आपको रेफ्यूजी स्टेटस मिला हुआ है, बिल्कुल आप स्किल वर्कर पे स्विच कर सकते हो। और अगर आपको रेफ्यूजी स्टेटस नहीं मिला और अभी आप सिर्फ असाइलम सीकर हैं, मीनिंग आपका ARC कार्ड बना हुआ है, तो डिपेंड करता है कि क्या आपने असाइलम क्लेम किया था बिफोर द एक्सपायरी ऑफ योर करंट वीज़ा। यानी कि अगर आपके पास फॉर एग्जांपल स्टूडेंट वीज़ा था, आपने असाइलम किया, स्टूडेंट वीज़े का अभी टाइम ख़त्म नहीं हुआ, आपने इन टाइम एप्लीकेशन असाइलम की डाली, तो फिर जितना सा आपका असाइलम चल रहा है आप उसको विड्रॉ करके टेक्निकली स्पीकिंग स्किल वर्कर एप्लीकेशन डाल सकते हैं। वो एक अलग बात है कि होम ऑफिस
ये आपके साथ इशू रेस करे कि हमें नहीं लगता आपकी एम्प्लॉयमेंट जेन्युइन है बिकॉज आपने पहले असाइलम किया था, उसको विड्रॉ करके इधर आ रहे हैं, हमें आपकी क्रेडिबिलिटी पे इशू है, देन ऑफ कोर्स होम ऑफिस हैज़ टू प्रूव कि आपकी स्किल वर्कर एप्लीकेशन ठीक नहीं है। फॉर दैट ऑफ कोर्स आपको पता है जब भी उनको थोड़ा सा शक होता है किसी के ऊपर तो वो इंटरव्यू करते हैं। तो अक्सर लोग मुझे कहते हैं तारिक भाई हमारा इंटरव्यू आ गया, तो मैं उनको एक ही बात बोलता हूँ स्किल वर्कर के ऊपर कि अगर इंटरव्यू आया दैट मीन्स होम ऑफिस को ऑलरेडी इश्यूज हैं आपकी एप्लीकेशन के साथ, अदरवाइज वो इंटरव्यू नहीं करते। तो इंटरव्यू होने का मतलब ये कि थोड़े अलार्म बेल आपके बजने चाहिए। किसी ने बोला कि अगर मैंने एक मंथ पहले शॉप खोली है कैन आई गेट ए कॉस। देखें कॉस की बात नहीं, आपको पहले स्पॉन्सर लाइसेंस लेना पड़ता है एज एन एम्प्लॉयर, तो ये बिल्कुल कोई इशू नहीं है। अगर आप प्लीज़ मेरी वीडियो देखें जो मैंने स्पॉन्सर लाइसेंस के ऊपर बनाई हुई है, अगर आपकी कंपनी बिल्कुल न्यूली फॉर्म्ड है आप फिर भी स्पॉन्सर लाइसेंस अप्लाई कर सकते हैं। तो एक मंथ तो फिर भी पुरानी कंपनी है। सिर्फ ये होता है कि जो डॉक्यूमेंट्री रिक्वायरमेंट है वो चेंज हो जाती है। अगर आपकी कंपनी नहीं है, डॉक्यूमेंट्री रिक्वायरमेंट डिफरेंट है। अगर आपकी कंपनी 1 ईयर से ऊपर ट्रेडिंग को हो गई, उसने अपने पहला फाइनेंशियल टैक्स ईयर फाइल कर लिया, तो फिर उनके डॉक्यूमेंट्री रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है। ये ना समझें कि सिर्फ जो कंपनी जिन्होंने टैक्स रिटर्न अपने फाइल कर लिए हैं सिर्फ वो स्पॉन्सर लाइसेंस अप्लाई कर सकते हैं। ब्रांड न्यू बिजनेस भी स्पॉन्सर लाइसेंस अप्लाई कर सकते हैं, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। किसी ने पूछा व्हाट इज़ द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर स्किल वर्कर एप्लीकेशन। देखिए मैं लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ डोंट गेट इन्वॉल्व इन द डॉक्यूमेंट लिस्ट। आप जब अपनी एप्लीकेशन भरते हैं तो जो चेक लिस्ट आती है जस्ट फॉलो दैट, डोंट गेट इनटू दैट स्कीम ऑफ कि जी मैंने पहले से ये डॉक्यूमेंट तैयार करना है वो डॉक्यूमेंट तैयार करना है। जस्ट गो फॉर चेक लिस्ट, वो बेस्ट चीज़ है आपकी। एनी चांस फॉर एमनेस्टी? हाईली अनलाइकली। एटलीस्ट जो वो कहते हैं ना कॉरिडोर्स में गॉसिप चल रही है पार्लियामेंट में, उसमें तो एमनेस्टी दूर दूर तक कहीं नज़र नहीं आ रही। सो इनफैक्ट अगर आप अपनी जनरली व्यू देखें होम ऑफिस का भी, उन्होंने इन्फोर्समेंट बढ़ा दी है इलीगल वर्कर्स की, उन्होंने रिपोर्टिंग एक्टिविटी इंक्रीज़ कर दी है और अब काफ़ी ज़्यादा डेपुटेशंस बढ़ गए हैं, डिटेंशंस हो रहे हैं। मतलब इट्स अगेन कमिंग बैक टू दैट अप्रोच वेयर दे ट्राइंग टू कर्व डाउन, यानी कि वो स्ट्रिक्ट हो रहे हैं इमिग्रेशन के ऊपर। सो जब इस तरह का एक्शन हो रहा होता है एमनेस्टी इज़ नॉट द डायरेक्शन दे आर थिंकिंग ऑफ टेकिंग। सो एट दिस टाइम तो नहीं, बट देन कहते हैं ना कि पॉलिटिक्स में नेवर से नेवर। पॉलिटिक्स इज समथिंग कि आप मंडे को उठते हैं डिफरेंट लाइन होती है, ट्यूसडे उठते हैं डिफरेंट लाइन होती है, बिकॉज दिस इज व्हाट पॉलिटिक्स इज। सो अगर कल कोई पॉलिसी चेंज आ जाए आई डू नॉट नो, बट एज वी स्टैंड टुडे अभी तो कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है कि कोई एमनेस्टी आने लगी है। I received 2 time big interview asylum. Is this good or no? Not really. देखें asylum interview होना एक अपना इशू है। कभी कभी होता है होम ऑफिस को किसी टॉपिक के ऊपर क्लैरिटी नहीं मिल रही होती एंड दे जस्ट वांट यू टू डू अ सेकंड इंटरव्यू। इसका गुड या बैड से कोई ताल्लुक नहीं है। असाइलम का गुड और बैड से ताल्लुक है ऑन द मेरिट ऑफ योर केस। अगर आप देखें मैं असाइलम का जब भी जिक्र करता हूँ तो मैं ये कहता हूँ जब असाइलम क्लेम करते हैं यूर आइदर क्लेमिंग के आपको स्टेट की तरफ से प्रोटेक्शन नहीं है या नॉन स्टेट एजेंट्स की तरफ से प्रोटेक्शन नहीं है, और दोनों की एप्लीकेशन बहुत डिफरेंट है। फिर हमारे पास कंट्री गाइडेंस केसेस होते हैं जो हमें ऑलरेडी बताते हैं कि किस कैटेगरी में आपको असाइलम उस कंट्री के अंदर वैसे ही मिल जाता है। तो वो बड़े फैक्टर्स होते हैं जो डिटर्मिन करते हैं आपके असाइलम को। एंड अगेन मैंने आपको बोला कि मैरिटेबल एप्लीकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो ये बोल देना कि सिर्फ मेरे 2 इंटरव्यू दैट्स अ गुड साइन, नॉट रियली। अ लॉट ऑफ अदर फैक्टर्स आर रेलेवेंट असाइलम एप्लीकेशन के अंदर। सर मेडिकल ग्राउंड्स के साथ ऑफ कोर्स फर्दर सबमिशन, अगर आपका देखें ना असाइलम का केस अभी पेंडिंग है तो आप कोई भी फर्दर सबमिशन कर सकते हो, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। और बल्कि इनफैक्ट मैं आपको एक और बात बताता हूँ कि जब आप असाइलम का केस करते हो तो असाइलम के साथ साथ होम ऑफिस ह्यूमन राइट्स की भी आपकी डिटर्मिनेशन देता है आपको, यानी कि असेसमेंट करता है। तो कोई भी और अगर आपने एविडेंस देना है आप दे सकते हो। सेम वे अगर आपके असाइलम ख़त्म हो गया, अपील राइट्स एग्जॉस्ट हो गए और आप अगर सोच रहे हो मैंने फ्रेश क्लेम डालना है होम ऑफिस के आगे लिवरपूल जाके, तो वो भी आप सिर्फ ह्यूमन राइट पे भी कर सकते हैं। काफ़ी लोग ये समझते हैं कि जी फ्रेश क्लेम का मतलब है सिर्फ असाइलम, नॉट रियली, आप ह्यूमन राइट पे भी कर सकते हैं। Alright guys, thank you so much. I am really grateful कि आपने टाइम निकाला है, दिस टाइम यू केम ऑन। मैंने कहा मैं थोड़ा सा
ट्राई करता हूँ रात को भी। अगेन मैंने जिस तरह आप लोगों को बोला, आई डू माई बेस्ट कि जब भी मुझे मौका मिला आई कम ऑनलाइन और मैं आप लोगों से बातचीत किया करूँ। जाने से पहले टिपिकल जो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट होती है कि प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अगर आप चाहते हैं मैं आपको कोर्ट में या मैं आपको होम ऑफिस के आगे रिप्रेजेंट करूं, जस्ट गेट इन टच विद मी, माय डिटेल्स आर वेरी इजी टू फाइंड। उसके अलावा देयर इज़ अ मैकेनिज़्म कि मैं ऑनलाइन अपॉइंटमेंट्स भी बुक करता हूं या इन पर्सन अपॉइंटमेंट्स, आप वो भी मेरे साथ बुक कर सकते हो। आई डू माई बेस्ट कि मैं सारी वो वीडियोस बनाऊं जो आप चाहते हैं। तो आई होप यू इंजॉय द कंटेंट जो मैं आपके लिए क्रिएट करता हूं। एंड ऑफ कोर्स जाने से पहले यू ऑल सोशल मीडिया अकाउंट्स, तो अगर आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, आप अपने दोस्तों को भी इनवाइट करें कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें। इट विल बी नाइस। अपना ख्याल रखें एंड लुक आफ्टर योरसेल्फ पीपल, और फिर इंशाल्लाह अनकरीब हमारी मुलाकात अगेन होगी। अल्लाह हाफिज़।